हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। अभी तक हमारे पास जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे तो कोई भी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी और एक वीक था या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग थे। अब हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एसिड भी वीक एसिड है और बेस भी वीक बेस है। ठीक है, तो इस चीज़ से डिफरेंस क्या आने वाला है हमारे टाइट्रेशन के ऊपर, वो देखना है हमें इस टाइट्रेशन में। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम देखने को मिलेंगे इसमें। पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये आए क्यों हैं ऐसे पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले चीज़ ये है कि जो कर्व है वो स्लाइटली लो पीएच पे मिल रहा है हमें। ठीक है, अभी हम ये ध्यान रखना है क्योंकि वीक एसिड हमने ले रखा है कॉनिकल फ्लास्क में। तो मान लीजिए हमने कॉनिकल फ्लास्क में एक वीक एसिड ले रखा है, तो हम अगर इसका पीएच देखें तो पीएच डेफिनेटली जो होगा स्लाइटली एसिडिक होगा, मतलब बहुत एसिडिक पीएच नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टार्ट होने वाला है टाइट्रेशन वो एक लोअर पीएच से ना जाकर हायर साइड में, मतलब 7 से तो नीचे ही रहेगा, एसिडिक साइड में ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लोअर पीएच की जगह हायर पीएच पे जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में देखा था वैसा रहेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, वीक एसिड पीएच कर्व एंड्स कहाँ खत्म हो रहा है, एट स्लाइटली हाई पीएच, थोड़े से हाई पीएच पे खत्म हो रहा है। जबकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देख रहे थे, ये जो एंड हो रहा था एकदम से यहाँ पर 12 के आसपास जाकर एंड हो रहा था, या 11-12 के बीच में एंड हो रहा था, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जब हमारे पास था तो 14 के पास भी एंड हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, बस थोड़े से ही हायर पीएच पे ये एंड हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वीक बेस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोई शार्प चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे इक्विवेलेंस पॉइंट के पास में। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस टाइट्रेशन यूजिंग ऑर्डिनरी इंडिकेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिक्स्ड इंडिकेटर लेना पड़ता है, मिक्स्ड इंडिकेटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट जो हमें मिलता है वो 7 पे भी मिल सकता है, 7 से ज़्यादा पे भी मिल सकता है, और 7 से कम पर भी मिल सकता है। लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, इक्विवेलेंस पॉइंट डिपेंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, यानी उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, के ए और के बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को भी हम एक एक करके फिर से देख लेंगे जिससे हमें ये डिटेल में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टाइट्रेशन हमने शुरू नहीं किया है उस टाइम पर इस कॉनिकल फ्लास्क में जो भी हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच क्या है। फिलहाल हमने क्या ले रखा है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बोल रही हूँ मैं, वीक एसिड और वीक बेस। फिलहाल हमने क्या ले रखा है, वीक बेस को ऊपर ले रखा है और वीक एसिड को हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले रखा है। ऑपोजिट भी हो सकता है, तो ऑपोजिट होगा तो ये ग्राफ भी थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट लेंगे तो ये ग्राफ हमारा फिर इस तरह से आ जाता है लगभग। ठीक है, उल्टा ही आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं ऑपोजिट भी, बट फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में हम ले रहे हैं वीक एसिड। ठीक है, तो हम जब स्टार्ट करने वाले हैं टाइट्रेशन, उस टाइम पर इसका क्या पीएच है ये हमें निकालना है। तो एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं अपने पिछले लेक्चर में, जहाँ पर हमने वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस देखा था। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इस पॉइंट को देखना है, इनिशियल पीएच ऑफ सॉल्यूशन बिफोर स्टार्टिंग। यहाँ भी हमने वीक एसिड लिया था ना, तो वीक एसिड ले रहे हैं जब हम कॉनिकल फ्लास्क में, तो उस समय हमारा पीएच क्या होगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, HIN इक्वल्स टू दिस दिस दिस। ठीक है,
और वहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी थी और हमारा जो पीएच निकल के आया था वो 2.87 निकल कर आया था। तो सेम हम इसी वैल्यू को लेते हैं बिकॉज सेम हमारे पास एसिड है, हम इसी की बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की, और हमने आज भी एसिटिक एसिड ही लिया हुआ है। तो यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि 2.7 या 2.8 के अराउंड हमारा इनिशियल पीएच जो है यहाँ हमें मिल रहा है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो पीएच इक्वल्स टू डायरेक्ट हम यहाँ पर ले लेंगे 2.7 या 2.87। ठीक है, ये प्लॉटेड है यहाँ पर 2.87। तो इसका मतलब वीक एसिड जब हमारा है तो हमारा पीएच जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर्व स्लाइटली लो पीएच से बिगिन हो रहा है, स्लाइटली लो पीएच से, बहुत लो पीएच से बिगिन नहीं हो रहा कर्व हमारा, स्लाइटली लो पीएच से बिगिन हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन हो क्या रहा है। बेसिकली हमारे पास एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है, सॉरी बार बार मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रही हूँ, एक है वीक एसिड एंड एक है वीक बेस। तो उसके एग्जाम्पल्स में हमने एक लिया है अमोनिया और एक लिया है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH लिया है और लिया है हमने अमोनिया। ठीक है, तो ये दोनों हमने ले रखे हैं। अब इनकी रिएक्शंस क्या हो रही होंगी ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। देखिए, जब हम अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमें मिलता है NH4OH। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको यही लेके चलते हैं NH4OH। तो जब CH3COOH यानी कि हमारा एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है NH4OH से तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा और इसका सॉल्ट बनेगा CH3COO NH4 प्लस H2O। ठीक है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम ब्रेक करें, सबसे पहले अगर CH3COOH को देखें कि ये ब्रेक हो रहा होगा और क्या फॉर्म कर रहा होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस एचाइन, सबसे पहले यही हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो अब आप देखेंगे एक चीज़, मैं सारी ही इसको अलग अलग करके लिखती हूँ क्योंकि हमारा जब ये बेस बन रहा, सॉल्ट बन रहा होता है तो वो भी डिसोसिएट होता है। ठीक है, और डिसोसिएट क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ऐसे ही हमारा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, इसको अगर हम इसका डिसोसिएशन दिखाएं तो OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें, अगर हम ऊपर की दो रिएक्शंस में, तब भी हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ जो हमारा एसिटेट आयन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, और ये अमोनियम आयन जो है इसकी वजह से भी कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शंस जो होती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करती हैं। इसका मतलब यहाँ जो डिसोसिएशन है इसका, हमारे एसिड का या फिर बेस का, वो और भी कम हो जाता है। यानी कि ये जो जब डिसोसिएट ही नहीं होगा अच्छे से, जो हमारा एसिटिक एसिड है या फिर हमारा जो अमोनिया है, ये डिसोसिएट ही नहीं होगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगी। तो ये डिसोसिएट कम हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो पूरा टाइट्रेशन है ये डिपेंड कर रहा है इसके डिसोसिएशन के ऊपर। ठीक है, एसिड और बेस के डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और डिसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे से क्या आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या तो वो एसिड का हो या वो बेस का हो। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड करती हैं। अब होता क्या है, अगर देखिए एक इक्विवेलेंट पॉइंट हम निकालने की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कॉमन आयन की वजह से डिसोसिएशन पुअर होता है। अच्छा, इसी कॉमन आयन की वजह से, क्योंकि डिसोसिएशन पुअर है, यहाँ जो हम शार्प चेंज देखते थे ना,
इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो शार्प चेंज हमें नहीं देखने को मिलता, बिकॉज आयंस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। यहाँ पर ये एकदम से ऐसा नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कि सॉल्ट बन गया तो बन गया, वो डिसोसिएट बैक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता वहां पर? क्योंकि वहां कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता। एच आयन बन गए तो बन गए, डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसने आराम से अपने एच आयन दे दिए और ये डिसोसिएट होके सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दे रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। तो यहाँ पर एकदम शार्प चेंज आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, हमें शार्प चेंज इक्विवेलेंस पॉइंट पे नहीं देखने को मिल रहा है। जो इन्फ्लेशन है हमारा बहुत ही पुअर है, बहुत ही लो है, क्योंकि हमारे पास रेंज ही नहीं है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज होना या फिर डिसोसिएशन पुअर होने की वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये कम हो गया है। ठीक है, तो शार्प हमें इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर भी बोला था, नो शार्प चेंज इन पीएच नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये भी देखा था हमने, तो इसी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए ये बात हुई है। तो अब हम देखेंगे एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है इस टाइट्रेशन कर्व का। तो इस केस में हमारा जो Ka है वो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 और Kb भी हमारा इस केस में 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 ही है। यानी कि जो हमने केस लिया है अमोनिया और एसिटिक एसिड का, उन दोनों के केस में Ka और Kb हमारा सेम है। यानी pKa और pKb कैलकुलेट करवाने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। 4.74 आता है। पिछले वीडियोस में आपने अच्छे से देखा है इसको कैसे निकालते हैं हम माइनस लॉग ऑफ Ka से। ठीक है, इस केस में तो हमारा pKa और pKb ये निकल के आ रहा है। अलग अलग केस में जहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग अलग होंगे वहां पर हमें पुट करना पड़ेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इस वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ठीक है, तो अभी हमारा इस केस में pKa और pKb सेम आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पुट कर देते हैं। pH इक्वल्स टू हाफ इंटू 14 होता है pKw प्लस 4.74 हाफ और ये हो जाएगा माइनस 4.74। ये डायरेक्टली आपका जो हो रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है एक दूसरे से, और आपका pH जो बच रहा है इक्वल्स टू 7। यानी इस केस में जहां पर Ka और Kb यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दोनों बराबर होंगे, उस केस में pH हमारा 7 आएगा इस वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में। तो यहां हमारा pH 7 आएगा, क्योंकि हमारा इसको ऐसे लिख लेते हैं समराइज करके, Ka इक्वल्स टू Kb जब होगा, ठीक है, तो pH क्या होगा, इक्वल्स टू 7 होगा। ठीक है, जब Ka इक्वल्स टू Kb होगा तो pH इक्वल्स टू 7 होगा। यहां से प्रूफ हो गया। अब अगर Ka इज ग्रेटर देन Kb होगा, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल हम करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा, दोनों ही केस को लिख लेते हैं फिर देखते हैं। अगर Kb ज्यादा होगा Ka से, तो ये दो कंडीशन और हो सकती हैं हमारे पास। अगर अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ज्यादा है यानी एसोसिएट हो डिसोसिएशन Ka का ज्यादा है। अगर आप इस रिएक्शन की बात इस इक्वेशन की बात करें जो कैलकुलेशन के लिए हमने दे रखी है, तो इसमें कौन सा टर्म इंक्रीज होगा इस हमारी इक्वेशन में? अगर Ka ज्यादा है तो ये वाला जो टर्म है ये इंक्रीज होगा, यानी पॉजिटिव पार्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी इस pH में कुछ
बढ़ के मिलेगा हमें, यानी कि पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर आप मान लीजिए कि ये टर्म पहले 0 कैंसल आउट हो जा रहा था और यहाँ पर बाद में 2 आया और यहाँ 1 आया, ठीक है, यानी पीके ज़्यादा आया और पीके भी कम आया, तो डेफिनेटली पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा आएगा। ऐसे ही अगर के भी ज़्यादा हुआ के ए से, तो क्या होगा, ये टर्म इंक्रीज होगी, यानी कि इस टोटल में से कुछ ज़्यादा माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो पीएच होगा ओवरऑल वो कम हो जाएगा। तो पीएच विल बी 7 से कम हो जाएगा, पीएच विल बी लेस देन 7। ठीक है, तो ये कंडीशंस होंगी अगर हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा तो बड़ा सिंपल सा लगा हमें ये चीज, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आया है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ हमने देखा कि के ए इज ग्रेटर देन के बी, तो हमने इस इक्वेशन में रख के अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये टर्म बढ़ जाएगा और माइनस लॉ का ध्यान ही नहीं रखा। तो करना क्या है हमें, एक्चुअल में इस पॉइंट को ध्यान रखना है। मैं इम्फेसाइज कर रही हूँ इसीलिए इस चीज़ को, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि डिस्कशन नहीं होता जिस चीज़ का, वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो अब हम इस चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। इसको, इस टर्म को हमें कैसे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके ले लेते हैं। अगर देखिए के ए मोर देन के बी होगा, के ए मोर देन के बी है, मान लीजिए के ए हमारा है 4 और के बी है 2, ठीक है। तो अगर हम इसका माइनस लॉग निकालते हैं, लॉग निकालते सिंपल लॉग निकालते, सिंपल लॉग तो हमारा आ जाता 4 का आ जाता 0.6 अराउंड और 2 का आ जाता 0.3 अराउंड, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा 6 इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। लेकिन हमें पी के ए निकालना है, ठीक है। तो पी के ए क्या है, पी के ए अगर हमें निकालना है 4 का तो हो जाएगा -0.6 और पी के बी जो है वो हो जाएगा 0.3। अब अगर हम इस वैल्यूज को पुट करके देखें तो pH इक्वल्स टू हाफ इंटू 14 प्लस हाफ इंटू पी के कितना है हमारा, इसको माइनस जरूर कंसीडर करिए, -0.6 माइनस हाफ इंटू, यहां भी माइनस आ गया, -3। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं 6.9, ठीक है, यानी आंसर हमारा pH इक्वल्स टू 6.9 विच इज लेस देन 7। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा कहानी का ट्विस्ट था कि हमने जब ऐसे हम डायरेक्टली अगर देखेंगे लगा के, हमने डायरेक्टली दिमाग लगा दिया कि यहाँ k विल बी ग्रेटर देन kb हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा pH से ज़्यादा 7, क्योंकि ये टर्म इंक्रीज होगा तो pH से ज़्यादा 7 होगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली माइनस लॉग ऑफ के ए निकालेंगे तो हमारा ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर के ए इज ग्रेटर देन के बी है तो इसका मतलब हमारा जो अल्टीमेटली जो पीएच होगा वो विल बी लेस देन 7 इन केस ऑफ के ए इज ग्रेटर देन के बी, यानी के ए इज ग्रेटर देन के बी जब भी होगा तो उस टाइम पर हमारा पीएच जो होगा विल बी लेस देन 7। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और वाइस वर्सा द अनदर वन, ठीक है। के बी जब ज्यादा बड़ा होगा के ए से तो पीएच विल बी मोर देन 7, ये जो टर्म है आपका उस समय ये लीड करेगा, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, कई जगह पे एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, बुक्स में देखेंगे आप, तो हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आए, लेकिन अब ये आपके दिमाग से नहीं हटनी चाहिए, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का नेगेटिव लॉग जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, और इसको पढ़िए, कोई भी डाउट होता है तो
डेफिनेटली पूछिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।